हेलो जीनियस पीपल, वेलकम बैक टू मैन। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं नए रिस्ट्रिक्शंस की जो बंदे इंटरनेशनली कनाडा में एंटर कर रहे हैं। और दो तीन और अपडेट है, हमारी आईआरसीसी की अपडेट डिस्कस करेंगे। और यही आज हम न्यूज़ मेनली डिस्कस करने लगे और आईआरसीसी की अपडेट और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गाइस ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा में जनवरी में और अप्रैल में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाएं, बट अभी जो जनवरी में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो और वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको टेस्ट लेना पड़ेगा इधर आने के लिए, क्योंकि 72 आवर्स प्रायर टू योर डिपार्चर आपको टेस्ट एक लेना पड़ेगा जो प्रूफ करता है कि आप कोविड फ्री हो। उसके बाद आपको जब आप फ्लाइट बोर्ड करोगे, अराइवल टाइम पे भी एक टेस्ट होएगा आपका। और साथ में आपको क्वारंटीन, जैसे पहले रूल था कि आपको $2000 दे के क्वारंटीन करना पड़ता था 14 डेज़ के लिए किसी होटल में, बट वो रूल उन्होंने निकाल दिया। बट सिंस नया एक वेरिएंट आ गया तो उन्होंने ये नया रूल निकाला कि आपको क्वारंटीन तो करना पड़ेगा, ज़रूरी है, पर आप अपने रिश्तेदार के घर कर सकते हो या फिर किसी प्राइवेट एक्सेस पे, जहाँ भी आपको एयरबीएनबी वगैरह जो सस्ता मिलता है वहाँ पे आप 14 डेज़ क्वारंटीन कर सकते हो। और आपको ये शो करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको प्राइवेट रूम है और साथ में सेपरेट वॉशरूम है। और ये 14 डेज़ का क्वारंटीन बहुत मैंडेटरी है। अब जो एक बार हम नज़र डालें कि सिटीजन्स जो होते हैं और जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनमें कितना फ़र्क है इस रूल के लिए। तो ये रूल जो है ये अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए अलग है कि उनको वैक्सीन लगाने के बिना उनको अलाउ नहीं करेंगे। और जो कैनेडियन सिटीज़न है, जो या फिर डुअल सिटीज़न है, जो कनाडा के सिटीज़न भी और दूसरे भी कंट्री के सिटीज़न है, उनके लिए रूल अलग अलग है। तो पहले हम देते हैं कैनेडियन सिटीज़न का रूल क्या है। तो अगर वो पूछते हैं आपसे कि अगर आप किसी कंट्रीज़ में, अगर इन कंट्री से आ रहे हो, तो आप इंडिया से आ रहे हो, तो आपको कहोगे नो, ये सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है। और आपसे पूछेंगे कोविड-19 सिम्टम है कि नहीं, तो उसके अंदर अगर आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, जैसे आप सारे हो, तो उसके अंदर आपको 14 डेज़, चाहे परमानेंट रेजिडेंट हो, 14 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ेगा। और आपको 2 डोजेज वैक्सीन आपको दिखाना पड़ेगा। और आप अगर आपने बूस्टर शॉट लगाया तो उसका भी आपको दिखाना पड़ेगी रिपोर्ट। और साथ में प्री एंट्री टेस्ट होंगे, क्वारंटीन प्लान आपको डिस्कस करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अराइव कनाडा की ऐप पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आपको चेकलिस्ट एक बार दिखाते हैं, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो अराइव कनाडा की रिसीट, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, प्री एंट्री टेस्ट रिजल्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूजुअल होते हैं, और बोर्डिंग पास आपको दिखाने पड़ेंगे। और चिल्ड्रन के लिए अलग है, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपको चिल्ड्रन तो है नहीं, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए सिर्फ ये रूल्स हैं। इन केस अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो, हम जाते हैं बैक। तो गाइज, अगर आप अब फॉरेन नेशनल हो, जैसे कि आप में से सारे फॉरेन नेशनल हो और आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, तो आप इन कंट्री से तो हो नहीं, तो आप इंडिया से हो, तो आप लिखोगे नो। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। और आप यहाँ पे सारे रूल्स पढ़ सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है और इसके अंदर आपने ये क्लिक करना है कि आपने, ऐसे एस्ट्राजेनेका चल रही है इंडिया में, तो आपने एस्ट्राजेनेका लगाई है, कंटिन्यू करना, तो आपने इसको करना नो। आपने लिखना है कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो आपने लिखना है कि फ्रॉम अनदर कंट्री, इंटरनेशनल स्टूडेंट,
तो आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको कुछ दिया होगा, अपना वैलिड स्टडी परमिट लेके आना है, इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रूफ कि आपके पास GIC है। उसके अलावा आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जी हमारा मेन चीज़ है कि आपको ये हमने ये पढ़ना, आपको बाकी सब पता ही है। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस ये है आपके सामने। अगर आप कनाडा के अलावा किसी और कंट्री में नहीं गए हो तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा अराइवल आने पे, और क्या कहते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ रहने जा रहे हो। और आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्वारंटीन कैसे करना है। अगर आपको इधर कोई भी होटल मिल रहा है या फिर कई बार कॉलेज आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो आप 14 डेज़ वहाँ के उनके साथ क्वारंटीन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती तो आप Airbnb बुक कर सकते हो अपना होटल। उसके अलावा 14 डेज़ आपको एक ऐसे कन्फाइन अलग रहना है कि जिसमें आपके साथ कोई इंटरेक्शन हो किसी की, और ना आप कहीं बाहर जाओ, क्योंकि आपको अपने एक ऐप इंस्टॉल करने को देंगे और आपके उस ऐप से ट्रैक करेंगे। और अगर आप इसको चीट करना चाहते हो तो आप फ़ोन घर पे छोड़ के जा सकते हो, बट मैं इसको एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि आपके ही सेहत के लिए बढ़िया और हमारी सेहत के लिए बढ़िया। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप बुक करके आओ 14 दिन का। अगर आप कोई रिश्तेदार है तो उनका एड्रेस दो और उनको बताओ कि वो ये स्टेट करें कि आप प्राइवेट कन्फाइनमेंट में रहोगे और साथ में आपको किसी के साथ एक्सेस नहीं होगा, आपको खाना भी बाहर से मिलेगा और आप किसी को टच नहीं करोगे, ना किसी इंटरेक्ट करोगे 14 डेज़ के लिए। उसके बाद आपका एक और टेस्ट होएगा 7 डेज़ के अंदर, जिसका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। और ये नए रूल्स हैं आपके ट्रैवल के। और अब हम बात करेंगे गाइस कि IRCC ने एक जैसा आपको पता है 6 महीने से उसने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की कोई ड्रॉ नहीं निकाला है और PMP के ड्रॉ नए नए निकल रहे हैं। बट आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टडी परमिट के बारे में। फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स जो मेरे को रीच कर रहे हैं कि जनवरी में कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बोथ SDS नॉन SDS कैटेगरी। कईयों के वीज़ा आ रहे हैं, कईयों के वीज़ा नहीं आ रहे, उन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक करा चुके हैं जनवरी की, दिसंबर 25 की, और कईयों ने मतलब ऐसी टिकट बुक कराई हुई है। कईयों की टिकट रिफंडेबल है, कईयों की नॉन रिफंडेबल है, और उनका कोर्स ऑनलाइन हो चुका है और वीज़ा अब तक आया नहीं है। तो गाइज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के वीज़ाज़ का आजकल कुछ पता नहीं कब आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे अफ़गान क्राइसिस की वजह से अफ़गानी इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा इधर फाइल्स इकट्ठी हो गई थी IRCC के पास, और साथ में 1.5 मिलियन पीपल का बैकलॉग इनके पास है। इसलिए अभी हायर भी कर रहे हैं काफ़ी बंदे, और इनके पास वर्क पावर कम है और लोड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिले हो रहा है सब कुछ। कईयों का 5 दिन में भी स्टूडेंट वीज़ा आ रहा है, कईयों का 15 दिन और 2-3 महीने भी लग रहे हैं। इसलिए अगर आपने वीज़ा अगर आप अभी अप्लाई करने जा रहे हो तो मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि अगर आपका कोर्स फॉर एग्जांपल सितंबर का है तो उससे 3-4 महीने पहले अप्लाई कर दो, ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे टिकट बुक करने का और आपका वीज़ा ऑलरेडी आ चुके कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो कि टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी या फिर आपको कोर्स ऑनलाइन करना पड़ेगा। सो मेरी बेस्ट एडवाइस यही है कि अगर आपका कोर्स शुरू होता है तो उससे 1-2 महीने पहले या कम से कम 3 महीने पहले वीज़ा अप्लाई कर दो, क्योंकि उनका पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत डिले हो रहा है आपके वीज़ास, और ये आपके टिकट पे भी हैम्पर करेगा, आपके मनी पे हैम्पर करेगा, और साथ में आपको अनसर्टेनिटी होगी, आपको ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो गाइज़ अगर आपका वीज़ा अभी तक नहीं आया तो प्लीज़ होल्ड ऑन एंड डोंट लूज़ होप। So guys, if you are facing same problems or you want to make new friends in Canada and want to find your future classmates, mainly in Ottawa and Toronto region, so I'm making a new Instagram page known as Student Helper Canada. So you can access that page on Instagram and you can find your future friends. अपने दोस्तों से मिलो, दोस्तियों से मिलो और बातें करो आगे। और अपने अगर आपको रूम चाहिए, कोई हेल्प चाहिए किसी और चीज़ में, हर चीज़ की हेल्प प्रोवाइडेड होगी और आपकी मैं स्क्रीनशॉट पाऊंगा जैसे बाकी चैनल करते हैं। पर मेरे को कई चैनल पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो और उस पेज पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए और आपके हर चीज़ में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करो एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू फिक्स योर एक्सेस पोर्टल, कि अगर आप अपने कॉलेज में 3 दिन काम करना चाहते हो और 3 दिन आप छुट्टी लगे अपना पढ़ाई करना चाहते हो तो अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाउ टू फिक्स योर एक्सेस। एंड
every other college has same thing, how to fix their timetable. I will tell you guys, and how to withdraw your fees if you are staying in India, how to withdraw your fees from sports and recreational activities, and how to opt out of your UPass fees. So we'll see you next video, and make sure to subscribe and get me to 10k subscribers.